ओके, सो एवरीवन, अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 2 में है। एंड सबसे पहले अपने आज सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 खत्म करने वाले हैं। सेक्शन 4, 5 और 6 लगातार किस चीज के बारे में है? सेक्शन 4 है, देखिए, लास्ट क्लास में आपने सुना ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में, राइट? ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया है, ये कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 4। मान लीजिए मैंने कुछ ऑफर किया या आपने कुछ एक्सेप्ट किया, उसको रिवोक कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं वो सेक्शन 5 बताता है। और एक ऑफर लैप्स कब हो जाता है, ये सेक्शन 6 बताता है। तो मैं पहले 15-20 मिनट जितने भी लगे अपने को, मैं सेक्शन 4, 5 और 6 में घुसने वाला हूं, जहां 3 बातें होंगी: ऑफर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ऑफर एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन, और एक ऑफर लैप्स कब होता है, सेक्शन 4, 5 और 6। चलिए 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 चलिए, मैं स्ट्रेट अवे इस चीज के ऊपर चलता हूं थ्रू एन एग्जांपल, राइट? उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको स्टडी कर लेंगे, राइट? जो, अच्छा, बाय द वे, मैं अब जो बात कर रहा हूं ये सेक्शन 4 से कर रहा हूं। बात को समझिएगा, एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, राइट? ऑल राइट, मान लीजिए दोस्तों, हम और आप है 3 अक्टूबर को, है ना? अपने 3 अक्टूबर को है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? 3 अक्टूबर को मैंने एक ऑफर आपको भेजा, है ना? एक ऑफर मैंने सेंड किया। अच्छा, मैं कौन? ऑफरर। मैं कौन? ऑफरर। अच्छा, यहां पर मैं जो कम्युनिकेशन का बात कर रहा हूं या एक्सेप्टेंस का बात कर रहा हूं, ये बाई पोस्ट का बात हो रहा है। किसका हो रहा है बोलो? बाई पोस्ट। ये किसका बात हो रहा है बोलो? बाई पोस्ट का। ठीक है ना? सो 3 अक्टूबर को एवरीवन, मैंने बेसिकली एक ऑफर पोस्ट किया। लेकिन जब मैंने ये पोस्ट किया, ये ऑफर आपको रीच हुआ, समझना बात को, ये ऑफर रीच हुआ आप लोगों को 4 अक्टूबर को। मैंने पोस्ट किया 3 अक्टूबर को, आपको रीच हुआ 4 अक्टूबर को। आप कौन? आप ऑफरी। आप कौन? आप ऑफरी। अरे आप कौन? आप ऑफरी, जिसको ऑफर किया गया। तो ऑफर माना जाएगा 4 अक्टूबर से। ऑफर का डेट काउंट होगा 4। मैंने फॉर एग्जांपल आपको कहा कि आपके पास 5 दिन है ऑफर एक्सेप्ट करने को, तो ये 5 दिन कब से शुरू होगा? जिस दिन आपके नॉलेज में ऑफर आया। सो व्हेन द नॉलेज कम्स टू द when the information comes to the knowledge of the offeree, then the offer is said to have been communicated. जब ऑफर का आपको पता चला, उस दिन से माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया। ओ, समझ आ गया। मान लीजिए 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को 2 बजे आप मेरे को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने वाले हो। मैंने जो आपको ऑफर दिया, आपको हाँ हाँ है, आप अग्री करते हो, तो आप मुझे ये 5 अक्टूबर को पोस्ट करने वाले हो एक्सेप्टेंस। ठीक है ना? फिर से समझाऊं, 3 अक्टूबर को ऑफरर ने ऑफर पोस्ट किया, रीच कब किया? 4 अक्टूबर को। तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ये किस दिन माना जाएगा? 3 को कि 4 को? 4 को, जिस दिन सामने वाले के नॉलेज में आया। When offer becomes known to the offeree, then the offer is said to have been communicated. ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, 4 अक्टूबर को ये जो ऑफरी है, ये बेसिकली लेटर वेटर पढ़ा, और 5 अक्टूबर को 2 बजे ये अपना एक्सेप्टेंस, ये अपना हाँ लिखने वाला है या लिखता है। क्या ऑफरर क्या ऑफरर अपना ऑफर को रिवोक कर सकता है? सेक्शन 5 में आ गया हूं। क्या ऑफरर अपना ऑफर को रिवोक कर सकता है? हाँ, कर सकता है। पर कब? ऑफरी के अपना एक्सेप्टेंस के पोस्ट करने के पहले। मतलब ऑफरी कब अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है बोलो? 5 अक्टूबर को 2 बजे। तो अगर 5 अक्टूबर के 2 बजे के पहले, 5 अक्टूबर 2 बजे के पहले तक ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ऑफर का रिवोकेशन हो सकता है। इसके पहले क्या इसके बाद कर सकता है? नो, सॉरी। ठीक है, चलो 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 चलो। अच्छा, एक्सेप्टर ने अपना यस कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है ना? लेकिन वो भी बाई पोस्ट किया है। अरे मेरे को आज थोड़ी मिल गया। मान लो मेरे को ये जो कम्युनिकेशन है, मतलब पोस्ट जो है, ये मान लो मुझको मिलता है 6 अक्टूबर को 4 बजे। कितने बजे? 6 अक्टूबर को 4 बजे। क्या एक्सेप्टेंस
क्या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। क्या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है? हाँ। पर ये जो भाई हाँ बोल दिया है, अगर मान लो इसका जवाब है ना, ये बोला नहीं 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 हम गलत बोल दिए ना, तो ये रिवोक कर सकता है। कंडीशन है वो 6 अक्टूबर के पहले, मतलब मेरे को मेरे ये चीज को रीड करने के पहले तक ये नो का लेटर मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। मान लो ऐसा हुआ कि 6 अक्टूबर को 4 बजे मेरे पास हाँ का जवाब आया और ठीक 6 अक्टूबर को 5 बजे मेरे पास ना का जवाब आया, कौन सा माना जाएगा? जो पहले आया। क्या आया पहले? 4 बजे हाँ आया, तो मैं हाँ मान लूंगा कि ऑफर एक्सेप्टेड है। हाँ, पर मान लो 3 बजे ना आ गया, 4 बजे हाँ आया, तो कौन सा माना जाएगा? 3 बजे वाला, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या ऑफर और एक्सेप्ट दोनों को रिवोक किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। ऑफर को कब रिवोक करना पड़ेगा? ऑफर को रिवोक करना पड़ेगा एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले। और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है? ऑफर के ऑफरर को, मतलब एक्सेप्टेंस के ऑफरर को रीड करने से पहले। मतलब एक बार ऑफरर ने आपका एक्सेप्टेंस को रीड कर लिया तो वो हाँ माना जाएगा, फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। ओके चलो अब रीड करते हैं सेक्शन 4, 5 और 6 क्या बोलते हैं। देखो 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 जो मैंने बताया था अभी, देखो एग्जांपल दिया ना, अब देखो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। देखो ये कैसे। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, प्लीज पे अटेंशन, द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मैंने क्या बोला था आपको? अभी तो बोला ना 3 अक्टूबर को मैंने ऑफर भेजा, लेकिन क्या कम्युनिकेशन माना जाएगा 3 अक्टूबर को? नहीं। वो जिस दिन आपको मिला एक ऑफर, यानी ऑफरी को मिला, उस दिन वो माना जाएगा। तो इट इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस दिन भी मिले उस दिन एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ऑफर ऑफर हो गया माना जाएगा। अब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन का चक्कर है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन का ऐसा है कि अगर एक्सेप्टर, एज एन एक्सेप्टर, मान लीजिए आप एक्सेप्टर हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया है। आप ये बोल सकते हो कि आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया कब? जब ये प्रपोजर को पता लग गया। मतलब मुझे मान लीजिए मैं प्रपोज किया आपको एक ऑफर कि सुनो 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 सुनो, मैं ना लॉ की क्लासेस लगा रहा हूं, तो आप लोग सबको या ना मैंने बाई पोस्ट आप लोग सबके घर पर मेल कर दिया है ना, भेज दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने अपना ऑफर जो है, मैंने जो अपना ऑफर है, और मैंने कहा कि भैया आओ तुम लोग को 100 रुपया में लॉ पढ़ाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस दिन मैंने लेटर पोस्ट किया उससे मतलब नहीं है। आपको कब मिला? जिस भी दिन मिला उस दिन माना जाएगा कि मैंने अपना ऑफर पोस्ट कर दिया। आपने हाँ किया, आपने हाँ किया, ओके सर, आपने मेरे को पोस्ट भेजा, क्या माना जाएगा? कब माना जाएगा? आप लोग कब बोल सकते हो कि मैंने सर को एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया? जब सर को पता लग गया, सर के पास चिट्ठी आ गया आपका एक्सेप्टेंस का। वही तो लिखा है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ओ माय गॉड। सेक्शन 4। सेक्शन 5 क्या बोलता है सर? सेक्शन 5 क्या बोलता है सर? सेक्शन 5 है रेवोकेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रेवोकेशन से रिलेटेड। आओ सेक्शन 5 में भी चल लेते हैं। सेक्शन 5 क्या बोलता है? आओ इधर देखो। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, जो मैंने बताया है आपको, खाली अब पढ़ा रहा हूं। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। प्रपोजल मतलब ऑफर, प्रपोजल मतलब ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम। याद है क्या? कब? आपके एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब ऑफर के पोस्ट करने के पहले, एक्सेप्टेंस के पोस्ट करने के पहले, एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले, एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले, एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले। और एक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है जब बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। मतलब पोस्ट के पोस्ट के ऑफरर को रीच करने के पहले अगर आपका एक्सेप्टेंस पहुंच चुका है तो इट इज टू लेट, आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकते। पर सामने वाले के पास अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचा है और उसके पहले आप अपना ना पोस्ट कर दिया और पहुंच गया, तो आप बोल सकते हो आपने रिवोक कर दिया एक्सेप्टेंस को।
दोस्तों ये था सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ये था सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ये था सेक्शन 4 और सेक्शन 5। अब दोस्तों एक है सेक्शन 6 जो कि डील करता है लैप्स ऑफ ऑफर से। सेक्शन 6 किससे डील करता है बताइए? लैप्स ऑफ ऑफर से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हालांकि कहां पर है ये दिखा दिया हूं मैंने यहां पर आपको। सेक्शन 6, सेक्शन 6, सेक्शन 6 है तो इसमें 6 केसेस है। हिंट है याद करने का, सेक्शन 6 है तो इसमें कितने केसेस है? 6 केसेस है। सेक्शन 6 किससे डील करता है बोलो तो? लैप्स ऑफ ऑफर से। किससे डील करता है बोलो तो? लैप्स ऑफ ऑफर से। लैप्स ऑफ ऑफर मतलब हम लोग कब बोल सकते हैं कि एक ऑफर एक्सपायर हो गया, एक ऑफर एक्सपायर हो गया, एक ऑफर एक्सपायर हो गया। मान लो मैंने आपको कहा था कि भैया 3 दिन के अंदर मेरे को जवाब देना, तुम एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, है ना? तो 6 केसेस बताऊंगा। कितने केसेस बता रहा हूं? 6 केसेस जहां ऑफर लैप्स हो जाता है। पहला केस, व्हेन इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। मैंने आपको 3 दिन के अंदर बोला था, मैंने आपको 3 दिन के अंदर बोला था, आपने 3 दिन के अंदर जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, पहला केस, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक है, तो सेक्शन 1 सेक्शन 6 बोलता है कि पहला केस ये हो गया। दूसरा, दूसरा केस, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। मतलब सर नहीं समझ में आया, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड मोड का क्या मतलब है सर? नहीं समझ में आया कि एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको बोला था अगर आपको एक्सेप्टेड है कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा और आप लोग आने को तैयार हो, तो 3 दिन बाद जो मैंने ये मेल के साथ फॉर्म अटैच किया है, वो फॉर्म को लेकर हमारे इंस्टीट्यूट पहुंच जाना, फॉर्म को भरकर पहुंच जाना। आपने बस मेरे को यस करके मेल करके छोड़ दिया। क्या आपने प्रिस्क्राइब मोड में मेरे मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया? नो। तो लिखो इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन विद द प्रिस्क्राइब्ड मोड, इफ नॉट एक्सेप्टेड यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड मोड, इफ नॉट एक्सेप्टेड यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड मोड, इफ नॉट एक्सेप्टेड यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड मोड। तो ऑफर लैप्स कब होता है? 6 केसेस में। 6 में से पहला केस क्या था? जब प्रिस्क्राइब टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, जब प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा, तीसरा कब ऑफर एक्सपायर हो जाता है? जब आप सीधा मना कर दिए, स्ट्रेट नो, यानी कि क्लियरली रिजेक्टेड। अरे जब क्लियरली मना ही कर दिया सामने वाले ने, ऑफरी ने, तो फिर तो वो ऑफर एक्सपायर हो गया ना। या दोनों में से एक सलट गया, ऑफरर और एक्सेप्टर में से कोई एक टाइम से पहले ही सलट गया। तो लिख लो आइदर द ऑफरर और एक्सेप्टर डाई बिफोर बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस। पांचवा, आपने मेरे को काउंटर ऑफर किया, तो माना जाएगा कि पुराना ऑफर लैप्स हो गया। मैंने ये बात लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि मैंने आपको बोला कि चल 100 में पढ़ाएंगे, तुम मेरे को काउंटर ऑफर किया कि सर 50 में पढ़ा दीजिए ना। तो इसका मतलब ही है कि क्योंकि तुम मेरे को काउंटर ऑफर दिया है, इसका मतलब पुराना ऑफर मेरा लैप्स हो गया है। और 6th केस होता है सम अदर कंडीशन, सम अदर कंडीशन, सम अदर कंडीशन, है ना? सम अदर कंडीशन बिफोर एक्सेप्टेंस टू बी परफॉर्म्ड वाज नॉट परफॉर्म्ड, टू बी परफॉर्म्ड was not performed। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को जो है अपने पेरेंट्स का एक लेटर कि हाँ भाई इसको हम अलाउ कर रहे हैं ये क्लासेस करने का, वो एक लेके आना। आप लोगों ने ये नहीं किया, तो जो कंडीशन था तब मैं आप लोगों को एक्सेप्टेंस मानूंगा, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स का वो लेटर ही लाके मेरे को जमा नहीं दिया, तो ऑफर खत्म। तो यानी कि जो है कुल मिला के 6 केसेस है जहां पे ऑफर लैप्स हो जाता है। नंबर 1,
प्रिस्क्राइब टाइम में आपने हाँ नहीं किया, प्रिस्क्राइब टाइम में आपने हाँ नहीं किया, प्रिस्क्राइब मोड में आपने हाँ नहीं किया, प्रिस्क्राइब टाइम में हाँ नहीं किया, प्रिस्क्राइब मोड में हाँ नहीं किया। तीसरा बात है सीधा सीधा मना कर दिया। चौथा बात है काउंटर ऑफर दे दिया। पांचवा बात है दोनों में से कोई एक सलट गया। और छठा बात है कि एक्सेप्ट करने से पहले कोई कंडीशन पूरा करना था, आपने वो पहले वाला कंडीशन ही नहीं किया, तो एक्सेप्ट तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ, ये क्लियर है क्या? यस सर, बातचीत क्लियर है, बातचीत क्लियर है। सो दोस्तों ये था आप लोगों का सेक्शन 4, 5 और 6 जो हमने लगातार पढ़ लिया है। सेक्शन 4, 5 और 6 जो हमने लगातार पढ़ लिया है। आओ एक बार समराइज कर ले, आओ एक बार समराइज कर ले। सेक्शन 4 क्या था? बोलो 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 बोलो। सेक्शन 4 क्या था? बोलो बोलो बोलो। सेक्शन 4 डील करता था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से। ऑफर कब कम्युनिकेट हो गया? जब सामने वाले ने, सुन लेना, जब सामने वाले ने ऑफर को रीच कर लिया, मतलब जब ऑफर सामने वाले के पास पहुंच गया। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है इसके ऊपर बाद में आएंगे, पर ऑफर रिवोक कब हो सकता है? ऑफर रिवोक हो सकता है सामने वाले की एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? जब जिसने आपको ऑफर दिया था उसको कम्युनिकेट हो गया, उसके पास मैसेज पहुंच गया, पोस्ट पहुंच गया, तब एक्चुअली एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया, माना जाएगा। एक्सेप्टेंस रिवोक कब किया जा सकता है? सामने वाले के पास एक्सेप्टेंस पहुंचने के पहले उसको रिवोक किया जा सकता है। सर डन है। सेक्शन 6 क्या बोलता है? लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स ऑफ ऑफर का 6 केसेस है। 6 केसेस क्या है? प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं हुआ, प्रिस्क्राइब मोड में नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक सलट गया। चौथा बात क्या है आप लोगों का? जब आप लोगों का, हाँ बोलो बोलो बोलो, जब आप लोगों का कोई प्रेसिडेंट कंडीशन था आपने वही फुलफिल नहीं किया। जब कोई प्रेसिडेंट कंडीशन था वही फुलफिल नहीं किया। समझ में आया? फिर अब आप लोगों का पांचवा केस, पांचवा केस बताइए क्या था आप लोगों का? जब आपने काउंटर ऑफर दे दिया। और छठा बात जब आपने साफ साफ मना ही कर दिया। सही है सर। आइए अब हम लोग आते हैं कंसीडरेशन पे। सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। कभी भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो 2 के ब्रैकेट में कुछ है तो हम लोग उसको सब सेक्शन नहीं क्लॉज बोलते हैं, अगर वो डेफिनेशन है तो। आ, तो सबसे पहले कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे 2 क्लॉज डी के अंदर, फिर उसके बाद पूरी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, है ना? पूरी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, पूरी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। यहां पर ध्यान से सुनना, पूरी चर्चा को फिर आगे लेके चलेंगे। बोलिए सर क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर याद रखना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बोलो बोलो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आओ देखो, when at the desire of the promiser, बोलो बोलो, when at the desire of the promiser, ठीक है ना? when at the desire of the promiser, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बदले में आपको कुछ करना है, तो when मैं जो चाहूंगा आप उस हिसाब से करोगे ना? तो when at the desire of the promiser, बोलो बोलो बोलो, when at the section 2 clause D, when at the desire of the promiser, the promisee, promiser ने जिसको promise किया, the promisee or any other person, the promisee or any other person, अब देखो past, present और future, has done or abstained from doing something, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Oh, past, present और future, देखो 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 तो when at the desire of the promiser, बोलो बोलो, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, यहाँ तक normal है। when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person। अब सुनो, past, has done or abstain from doing, has done or abstain from doing, or does or abstains from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Such an act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. बार बोलता हूं फिर आप लोगों से पूछूंगा, when at the desire of the promiser, the promisee,
सुन लेना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तुम लोग यहां पर एक बात समझे, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has, एक एग्जांपल पहले, और एनी अदर पर्सन का मतलब क्या हुआ? ठीक, मान लीजिए हर्ष मेरे सामने बैठा है, मैंने मैंने हर्ष को बोला कि ले भाई हर्ष, हर्ष ये ले भाई, मैंने तेरे को पढ़ा दिया, मैं तेरे को पढ़ा दिया, ला पैसे ला। हर्ष का भाई है, हर्ष हर्ष मेरे से पढ़ा, लेकिन हर्ष ने अपने भाई को, मान लीजिए हर्ष के भाई का नाम रचित है, तो हर्ष ने अपने भाई रचित को बोला कि भाई पैसे दे दो तो सर को, रचित मेरे को पैसा दिया, तो क्या रचित मेरे को पैसा दे सकता है? हाँ दे सकता है। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। ओ, तो बोलो बोलो क्या है? When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, or does or abstains from doing something, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. हाँ जी सर, तो बोलिए सर क्या है, एक बार मैं बोलूं वापस से, when at the desire of the promiser, the promisor or any other person does or abstains from doing something, or promises to do or abstain from doing something, or has done or had abstained from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise, past, present और future. सर लर्न हो गया है, सर लर्न हो गया है हम लोगों को। हाँ, अब कंसिडरेशन से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या मतलब? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। सर क्या मतलब? क्या कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर? बोले तो मैंने आपके लिए कुछ किया, तो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इट शुड मूव, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इट शुड मूव। इसमें आपको मैं फेमस केस बताता हूं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। आओ एक बार मैं तुमको समझाता हूं, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में हुआ क्या, इससे आपको बात समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, सिंप्लीफाइड वर्जन के बाद ये वाला वर्जन एक्सप्लेन करूंगा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इधर देखो, तीन लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, तीन लोग हैं, ए बी और सी। ए और बी के बीच में बात होता है, एवरीबडी, ए और बी के बीच में बात होता है, ए और बी के बीच में बात होता है क्या, ए और बी के बीच में बात होता है कि भाई चलो एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस को मेंटेन करना है मार्केट में, उसका प्राइस को मेंटेन करना है मार्केट में, उसका प्राइस को मेंटेन करना है मार्केट में। ए ये बात बी को बोलता है, क्योंकि बी के पावर में है एक प्रोडक्ट का प्राइस को मेंटेन करना। ए ये बात बी को बोलता है, बी बोलता है ठीक है हम मेंटेन करेगा। लेकिन सी के बोलने पर, किसके बोलने पर? सी के बोलने पर बी ने जो है, सी के बोलने पर जो है बी ने एक्चुअली में प्राइस को मेंटेन किया हुआ होता है, बट इस प्राइस मेंटेन की वजह से ए को फायदा हो जाता है, ए को फायदा हो जाता है। अच्छा, अग्रीमेंट फाइनली साइन होता है किसके किसके बीच में? बी और सी के बीच में। अब बी क्या बोलता है? देखो सी के साथ तो अग्रीमेंट था ही, सी के साथ तो अग्रीमेंट था ही, तो सी बी को कुछ कमीशन दिया। ए भी बी को बोला था कि तुम प्राइस मेंटेन करेगा तो हम तेरे को कमीशन देगा। बी ए को बोलता भाई कमीशन दे, ए बोलता कुछ नहीं देंगे। बी केस कर दिया, बोला हो ऐसा क्यों कर रहा है तुम मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहा है, तुम अच्छा इंसान नहीं है क्या, तुम अच्छा इंसान नहीं है क्या? पता है क्या होता है? ए बोलता देख भाई बात ऐसा है, तेरे साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ था। पहला बात तो यहां पर कोई लीगल एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ। दूसरा बात, जो तुम ये मेंटेन भी किया, वो कंसिडरेशन जो था, जो तुमने मेरे लिए किया, वो एक्चुअली तुमने मेरे लिए किया ही नहीं। हम तेरे को कमीशन देगा, हम प्रॉमिसर है, ए प्रॉमिसर है, ए बी को बोला कि हम तेरे को कमीशन देगा, हम प्रॉमिसर है। अगर जो तुम एक्ट किया होता मेरे हिसाब से किया होता, तुम तो सी के बोलने पर काम किया, तेरा सी के साथ अग्रीमेंट था, प्रोसेस में हम फायदा उठा लिया, तो हम कोई कमीशन तुमको नहीं देंगे। यही हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में।
यही हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में। इसमें एक पार्टी ने दूसरे को वर्बली बोला था कि हाँ भाई तुम प्राइस मेंटेन कर, तुम प्राइस प्रोडक्ट का मेंटेन करेगा मार्केट में तो मेरा जो भी फायदा होगा उसका एक कमीशन हम तेरे को देंगे, बात हुआ था। पर ये जो प्राइस मेंटेन किया था ये अग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये अग्रीमेंट किसी और के साथ हुआ था। तो जब तुम प्राइस मेंटेन किया हो तो किसी और के बोलने पर किया, मेरे बोलने पे तो किया नहीं। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हाँ एकदम सही था, इसमें यही हुआ था और एक केस जीत जाएगा। अच्छा और सिंपल सा केस बोल दूं, इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन बोलूं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का एक सिंपल केस बोलूं, अभी बोल देता हूं, देखो इधर पे। मैं ना एक रिक्शा से ट्रेवल कर रहा था। एक दिन हुआ क्या, मैं ना एक रिक्शा से ट्रेवल कर रहा था। मेरा एक वॉलेट जो है ना रिक्शा में रह गया, जिसमें लगभग लगभग 5,000 रुपए थे। रिक्शा वाला को ये वॉलेट मिल गया और उसने लाके मुझको दे दिया। अब उसने बोला कि क्योंकि मैंने तुमको 5,000 ला के दिया है, लाओ मेरे को 10% 500 रुपया इनाम दो। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्या मैंने रिक्शा वाला को कुछ प्रॉमिस किया था कि कोई मेरे को ला के रिक्शा वाला तुम दे देगा तो हम 500 तुमको देंगे? क्या ऐसा कोई प्रॉमिस किया था मैंने? नहीं। तो ये देना कंपलसरी नहीं है, ये मेरी मर्जी है मुझको देना है उसको 500 रुपया की नहीं। ओह, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये मेरी मर्जी है मेरे को उसको वापस देना है कि नहीं देना है, वो क्लेम नहीं कर सकता रिक्शा वाला। समझ आ गया सर? आगे बढ़ते हैं। आ कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, याद आया अभी आपको जो मैंने अभी केस बताया था हर्ष और रचित का? यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने पढ़ाया हर्ष को पर मेरे को फी पे किया रचित ने, क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है। देयर कैन बी थर्ड पार्टी टू अ कंसिडरेशन, बोलो बोलो, देयर कैन बी थर्ड पार्टी टू अ कंसिडरेशन। इसका सबसे बड़ा केस लो है चिन्नैया वर्सेस रमैया। क्या केस लो है? चिन्नैया वर्सेस रमैया, बहुत ही भयानक केस लो है, सुनना। इसमें बेसिकली क्या है, मदर है, एक मदर, मदर है चिन्नैया वर्सेस रमैया में, मदर है, डॉटर है और मदर के ब्रदर है। किसके ब्रदर? मदर के ब्रदर, मतलब डॉटर के मामा जी। मदर क्या है, एक अपना प्रॉपर्टी है वो डॉटर के नाम करती है। हेलो सुन लो, मदर अपना एक प्रॉपर्टी डॉटर के नाम करती है और डॉटर के ऊपर एक कंडीशन लगा देती है कि इसके बदले में तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी, ये जो पैसा है इसमें, मतलब ये जो पैसा है का मतलब है बदले में हर महीना कुछ अमाउंट अपने मामा जी को यानी कि मेरे भाई को तुम दे दोगी। डॉटर ने अपने नाम पे प्रॉमिस कर लिया, डॉटर ने बोला हाँ ठीक है, मदर ने प्रॉपर्टी नाम कर दिया, फिर डॉटर ने जो मंथली सम था मामा जी को प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया। मामा जी ने केस कर दिया, मामा जी केस जीत गए, मामा जी केस जीत गए, ओ माय गॉड मामा जी केस जीत गए। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन। डॉटर बोल रही है कि मेरे को प्रॉपर्टी तो मदर से मिला तो हम मामा जी को कुछ क्यों दे, क्योंकि कंसिडरेशन के लिए क्विड प्रो क्यों होना जरूरी है कि सामने वाले से कुछ मिलना है तब हम उसको कुछ दे। तो डॉटर बोल रही है कि मेरे को तो ब्रदर से कुछ मिल ही नहीं रहा है, मामा जी से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्यों पे करें? तो कोर्ट बोला कि थर्ड पर्सन से तुमको मिला ना, मदर से तुमको मिला ना, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर थर्ड पर्सन। तो तुमको मामा जी पैसा दे या उनकी सिस्टर पैसा दे, मतलब पैसा या कोई प्रॉपर्टी दे, चलेगा। चिन्नैया वर्सेस रमैया। ओह, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर से बता दे रहा हूं यहाँ पे क्या हुआ था। एक मदर है, मदर ने एक प्रॉपर्टी डॉटर के नाम पे किया और बोला कि बेटा ऐसा है कुछ हिस्सा जो पेमेंट का है हमेशा मेरे भाई को देते रहना। डॉटर क्या निकली? डॉटर बदमाश निकली, डॉटर रख ली प्रॉपर्टी लेकिन कभी भी मामा जी को नहीं दी। मामा जी ने बोला कि भैया हम तो तुम्हारे अगेंस्ट केस कर रहे हैं क्योंकि तुम मेरे को मंथली सम ऑफ मनी नहीं दे रही। क्या माना जाएगा? मामा जी का केस माना जाएगा। क्यों मामा जी का केस माना जाएगा? क्यों? बोलो 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 क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन को रियल होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए,
एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, कंसिडरेशन के लिए रियल एंड कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। सर नहीं समझ आया। सर इधर ध्यान से सुनना, रियल एंड कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, अभी अभी समझा देता हूं, देखो इधर पे। सर 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 आप हम लोग को पढ़ा दो। हम बोला बदले में मेरे को क्या मिलेगा? सर हम लोगों का रिस्पेक्ट मिलेगा। ओ भाई रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रियल कुछ नहीं होता है, ये इनफ कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट बोल के कुछ रियल में नहीं होता है। कॉम्पिटेंट, सर आप एक बार ये कर लो, सर आप ये एक बार कर लो, हम आपके लिए मार्स ले आएगा जमीन पर। अरे तुम्हारा औकात है क्या? नहीं। तो तुम कॉम्पिटेंट है क्या? नहीं। तो रियल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पर हाँ, तुम हमको बोला कि सर आप हम लोगों को पढ़ा दो पूरा लॉ का सिलेबस, हम ना आपको चना बादाम खिलाएगा, चलेगा, क्योंकि वो रियल है। एडिक्वेट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, रियल है, चलेगा। ये बात सही है। तो कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट, इट मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, जैसा मैंने बताया रियल है ना। और कंसिडरेशन कुछ अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। अरे भाई सीधा सा बात है, ए बी को बोलता है सुनना, मेरे को 50,000 रुपया दे, हम तेरे को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा देगा। ये तो घुसखोरी हो गया, क्या ये लीगल है? नहीं। तो कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल। हाँ, अब एक और कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, तैयार हो जाओ आप लोग। बोलो बोलो क्या है सर? अभी तक क्लियर है? कम ऑन एवरीवन, अभी तक सब कुछ क्लियर है, समझ आ गया, लर्न हो गया, यस और नो? कम ऑन एवरीवन। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं ये लॉ को फिर से बोलूंगा एंड फिर रिवाइज कराऊंगा, है ना। व्हेन एट द डिजायर, सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसिडरेशन का डेफिनेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Oh my god! अच्छा, कंसिडरेशन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, कंसिडरेशन से रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहली बात, रियल एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, वही इलीगल नहीं होना चाहिए। सर समझ में आ गया हम लोग को बात? क्या कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से मूव कर सकता है? हाँ। कौन सा केस लॉ? चिन्नैया वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना। तुम वही काम किए पर किसी और के बोलने पर किए, तो तुम हमसे आके पैसा मत मांगो उस चीज का। ओके सर समझ आ गया। अब हेडिंग है या टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये रहा देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल में बात खत्म कर दूं, व्हाट डज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से? सिंपल में बात खत्म कर दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं आओ। हालांकि बाय द वे कुछ केसेस है जहां कंसिडरेशन नहीं दरकार है, फिर भी वो लॉफुल है। एक अग्रीमेंट के लॉफुल होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लॉफुल होने के लिए कंसिडरेशन होना पड़ेगा। मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा जहां पे वो नहीं भी है कंसिडरेशन, फिर भी वो लॉ है, लॉफुल है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बट उसके पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का मतलब समझ लो। सिंपल में, आउटसाइडर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। मतलब अग्रीमेंट ए और बी के बीच में है, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, सी ना बी को सू कर सकता है ना ए को, क्योंकि सी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन बी अ, लिख लेना, देयर कैन बी अ, सिंपल में बात बता दे रहा हूं, लिख लेना, देयर कैन बी अ stranger to a consideration,
but not a stranger to a contract. There can be a stranger to a consideration, but not a stranger to a contract. Yes, doctrine of privity of contracts. Doctrine of privity of contracts क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट सू. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोल रहा है? थर्ड पार्टी कैन नॉट सू. अरे जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है वो किसी को सू नहीं कर सकता. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लोग हैं उनको. हालांकि कुछ एक्सेप्शंस पे हम लोग अभी आएंगे, बट पहले आप लोगों को मेन डॉक्ट्रिन समझ आ गया क्या? यस सर. ये देखो, यही तो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने लिखाया देखिए. कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड. मतलब मैंने आपके लिए कुछ काम किया, पर मैंने आपको बोला सुनो, मैंने आपको बोला कि मैंने आपके लिए जो काम किया है उसके बदले पैसे मेरे भाई को दे देना, अलाउड है. बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है. हाँ, बट अब आ गया एक्सेप्शन. अब आ गया एक्सेप्शन. कुछ केसेस है दोस्तों जहां पे एक जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी स्यू कर सकता है. ओ माय गॉड, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो सू. कुछ केसेस हैं, सुनिए, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो स्ट्रेंजर है वो भी स्यू कर सकता है. हाँ, बोलिए बोलिए कब. पहला है इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट. बोलो बोलो कब. इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट. बोलो बोलो कब. इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट. इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट. सर नहीं समझ आया. जहां पे आप बेनिफिशियरी हो, जहां पर आप बोलो बोलो आप बेनिफिशियरी हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं हर्ष को पढ़ाता हूं. मैंने हर्ष को पढ़ाया. मैंने हर्ष को बोला, हर्ष का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हर्ष 5,000 दे देना. और मैंने बेनिफिशियरी मेरे ब्रदर बी को बना दिया. मतलब कि ये 5,000 मुझे नहीं मेरे भाई को मिलेंगे. पर वो तो मेरे और हर्ष के बीच में थर्ड पार्टी है. मेरे और मेरे भाई के बीच में मतलब मेरे और हर्ष के बीच में तो मेरा भाई थर्ड पार्टी है. पर क्या वो बेनिफिशियरी है? ये 5,000 उसको मिलने थे. हाँ, ये 5,000 मैंने कहा था ना उसको दे देना. ये तो वो बेनिफिशियरी है. तो अगर हर्ष ने मुझको पैसा नहीं दिया, मेरा भाई सू कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो बेनिफिशियरी है. तो अगर कोई पर्सन बेनिफिशियरी है तो वो सू कर सकता है. यू कैन नॉट से कि वो थर्ड पार्टी है. तो ये एक एक्सेप्शन है टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. नॉर्मली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोलता है? थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. उसमें ये पहला एक्सेप्शन है. दूसरा, फैमिली सेटलमेंट. क्या बोलो बोलो बोलो. फैमिली सेटलमेंट. इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ सर फैमिली सेटलमेंट में? एक फादर है, उसके 4 बच्चे हैं. बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4. फादर ने प्रॉपर्टी 3 बच्चों में बांट दिए, भूल गए थे चौथा बच्चा भी है. ये चौथा बच्चा केस कर सकता है. ये चौथा बच्चा केस कर सकता है. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? फादर और इन 3 बच्चों के बीच में. तो चौथा बच्चा तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बट क्या वो सू कर सकता है? हाँ, क्योंकि फैमिली सेटलमेंट मैटर है. तो हम लोग अभी वो केसेस पढ़ रहे हैं जहां भले ही आप स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो, बट फिर भी आप अपना क्लेम, अपना हक एनफोर्स कर सकते हो, अपना अधिकार जमा सकते हो. इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. हाँ, in the case of certain marriage contracts, in the case of certain marriage contracts. अभी आपको मैं समझाता हूं, है ना. 3 लोग हैं, एक्स है, वाई और जेड है. एक्स कौन है बोलो? हस्बैंड है. कौन है? हस्बैंड है. वाई कौन है? वाइफ है. और जेड कौन है? फादर ऑफ वाई. कौन है बोलो? फादर ऑफ वाई. हुआ क्या? एक्स ने वाई को बेसिकली इल ट्रीट किया. मतलब इल ट्रीटमेंट मतलब उनको उसको परेशान किया घर में, किसी भी कारणवश खराब ट्रीटमेंट किया, उनके साथ बदसलूकी किया. तो वाई घर छोड़ के चली गई. अब एक्स जाके जेड से,
माफी मांगता है कि भाई वाई को बोलो कि मेरे साथ घर चले, मेरे से गलती हो गया। एक्स जाके जेड को, वाई के फादर को बोलता है, वो जेड को बोलता है एक्स कि सुनो, हम तुमको प्रॉमिस करता है, अब एक्स ऐसा बात जेड को बोल रहा है कि हम तुमको प्रॉमिस करता है कि हम अपनी वाइफ का यानी तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे, और अगर नहीं रखे तो तुम्हारी बेटी अगर अकेले रहेगी तो भी उसका मर्जी, हम उसका मंथली जो भी खर्चा होता है वो उठाएगा। अब हुआ क्या, फिर से अच्छा, वाई ये बात सुन समझ के निकल गई और चली गई एक्स के घर पे। एक्स फिर से परेशान किया, बदमाशी किया, वाई अकेले रहने लग गई। तो अब एक्स को खर्चा भरना पड़ेगा वाई का। वाई क्लेम कर सकती है, क्यों? एक्स और जेड के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था कि अगर एक्स ने वाई के साथ बदमाशी किया तो एक्स ने जेड को प्रॉमिस किया था, जेड के साथ अग्रीमेंट किया था कि हम वाई को पैसा देंगे, पर क्योंकि ये फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, वाई क्लेम कर सकती है। आ नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ना, एक फादर ने कहा कि भाई डेथ के बाद या मेरा कॉन्ट्रैक्ट जब मच्योर हो जाए, है ना, जब एक उम्र के बाद, तो ये मेरा जो इन लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे सन को असाइन हो जाए। मतलब मेरे लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी पैसा है वो मेरे सन को मिल जाए। तो अब कल को फादर को कुछ भी हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट सन क्लेम कर सकता है कि ला भाई पैसा ला, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में था, फादर और एलआईसी के बीच में, पर सन थर्ड पार्टी है टू अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी इट कैन स्यू। तो जैसा मैंने तुमको कहा, कौन कौन से केसेस अभी तक हुए हैं, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहला केसेस था बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट हो गया, मैरिज का अरेंजमेंट हो गया, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, फिफ्थ पॉइंट, जहां थर्ड पार्टी कैन सू। अक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल जहां थर्ड पार्टी कैन सू। सर ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, समझाइए ना आप। इधर देखो, इधर देखो, समझाता हूं, इधर देखो। मुझे ना सी को पैसे देने थे, सी अभी आ नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, बी को पैसे दे दिए। बी ने सी को बता दिया कि भाई ऐसा है कि मुझे ए से 10,000 रुपए मिले हैं और मैं सी तुमको देता हूं। बी ने सी को पैसे देने से मना कर दिया। सी के पास राइट है बी से पैसे रिकवर करने का, हालांकि अरेंजमेंट ए और बी के बीच में हुआ था, बट सी के पास राइट है, क्योंकि बी ने एक्नॉलेज कर लिया था सी को बोलकर कि हाँ भाई तेरा पैसा मेरे पास रखा है, ए ने पे कर दिया, सी अब ए के पास नहीं आ सकता। यही कंडीशन कंडीशन बिस्टो करना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ कवर्नेंट रनिंग विद द लैंड, इन द केस ऑफ कवर्नेंट रनिंग विद द लैंड, इधर पे सुनना। ए है, समझना, ये केस को समझाता हूं। अच्छा, कवर्नेंट का मतलब क्या होता है, कंडीशन, क्या होता है, कंडीशन। ए है, ए की दो जमीनें हैं, दोनों ऐसे है, एक एग्रीकल्चरल जमीन है, एक एग्रीकल्चरल जमीन है, और एक ब्लैंक है, मतलब खाली है, अभी कुछ काम की नहीं है। तो ये जो ब्लैंक जमीन है, ए ने बी को बेच दिया विद अ कंडीशन, ए ने बी को ये जमीन बेच दिया। फिर से बोल रहा हूं, ए का दो जमीनें आसपास, ए एक ए एग्रीकल्चर के लिए यूज करता है और एक ब्लैंक खाली पड़ा है। ए ने ब्लैंक वाला जमीन बी को बेच दिया विद द कंडीशन कि बी इसमें कभी भी कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से पोल्यूशन होगा जो कि ए की एग्रीकल्चरल जमीन को खराब करेगा। अच्छा, ए की डेथ हो जाती है, ए के जो सन है, ए सन, वो देखता है कि बी अब ब्लैंक प्रॉपर्टी पर फैक्ट्री बनाने लगा है, तो ये जो सन है ये तो थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी ये बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस जमीन के अगेंस्ट एक कवर्नेंट कंडीशन चल रहा है।
इस जमीन को उस कंडीशन में बेचा गया था कि ये जमीन कभी भी फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब ये कवनेंट, ये कंडीशन अब अटैच हो चुका है, ये कवनेंट और ये कंडीशन अब अटैच हो चुका है। अब आप कहीं नहीं जा सकते, आप इधर से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये बात है सर। यस सर। आओ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। चलिए आइए, एक मजे की बात है। मैं एक ब्रोकर को हायर करता हूं। किसको हायर करता हूं? ब्रोकर को। अब ये ब्रोकर नहीं है, इसको मैंने एजेंट बना लिया। मैंने इसको बोला यार मेरा एक घर पड़ा उसको बेचना। तो ये जो ब्रोकर था मिस्टर बी, उसने ये घर बेच दिया सी को, बी ने बेचा सी को। तो अग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ? बी और सी के। बट बी किसका एजेंट है? मेरा। तो मेरा एजेंट है तो मेरे पास राइट है सी से पैसे रिकवर करने के। तो ये कुछ केसेस हैं जहां थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो सू। सर समझ आ गया। तो सर 7 केसेस है। बोलो बोलो क्या? पहला केस, इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट बेनिफिशियरी कैन सू। फैमिली सेटलमेंट में जिसके साथ गलत हो रहा है, मैरिज के केस में, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, एक्नॉलेजमेंट के केस में, कंडीशन कवेनेंट रनिंग विद द लैंड के केस में, और कॉन्ट्रैक्ट इनटू थ्रू एन एजेंट। याद करो, मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया था कि कोई भी अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड। सेक्शन 25 है ये जो मैं बताया था। सेक्शन 25 क्या बोलता है? एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। बोलो बोलो, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। सेक्शन 25, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन हो ये जरूरी है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। दोस्तों 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 दोस्तों, हाउएवर, ये वो केसेस है, अब मैं बोला था ना कि मैं पढ़ाऊंगा वो केसेस जहां कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वैलिड है, एक अग्रीमेंट वैलिड है। सर ऐसा कौन सा केस है? बोलो 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 बोलो। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बोलो बोलो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक हस्बैंड ने एक अग्रीमेंट बनाया और अग्रीमेंट को साइन वाइन कर दिया और बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी वाइफ को हर महीना इतना पैसा देंगे। ये वैलिड है। क्या वाइफ ने बदले में कुछ पे किया? नहीं, बट ये वैलिड है। क्यों? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज है। तो मतलब अच्छा याद रखना, रजिस्टर्ड डीड के थ्रू होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट करो किसके थ्रू होना चाहिए? रजिस्टर्ड डीड के थ्रू होना चाहिए। गिफ्ट डीड के थ्रू एक गिफ्ट डीड होना चाहिए। अलाउड है, आपको बदले में कंसिडरेशन नहीं चाहिए। कंपेंसेशन तो पहला केस हो गया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा क्या है आपका? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कंपेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। याद है मैं थोड़ी देर पहले अभी बोल रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोग बोल रहा था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये देखो, फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी मतलब मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी से। ये वैलिड है, ये वैलिड है। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, यहाँ पे कंसिडरेशन का दरकार नहीं है, वो फिर भी अग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने तुमको एक काम करते हुए नोटिस किया और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैंने तुमको अपनी मर्जी से 200-300 रुपया दे दिया। ये वैलिड है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है बोलो? रेस्टोरेंट में जो आप लोग टिप देते हो, कैफे में जो आप लोग टिप देते हो, एक स्टाफ बहुत मेहनत से काम कर रहा है, आपके लिए कर रहा है, क्या आपके लिए कोई कंपल्शन है पे करना? नहीं, आपको उसका काम अच्छा लगा, वो जिस तरह से आपसे बिहेव कर रहा है, जिस तरह से आपका हेल्प कर रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम आपका देख रहा है, आपको अच्छा लगा, आपने उसको चला के अपनी तरफ से 200-300 रुपए दे दिए। क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। क्यों? पास्ट वॉलंटरी सर्विस आपकी मर्जी से दिया हुआ है आपका, इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। मतलब आपको ये नहीं चाहिए कि अब आप उसको बोलो कि भाई मेरे को गाना गा के दिखा दो, ऐसा नहीं है।
वैलिड है, उसके लिए बदले में कंसिडरेशन नहीं चाहिए। आपको किसी का काम अच्छा लगा, आपको पे करने का मन हुआ, यू कैन डू दैट। आ पेमेंट ऑफ अ टाइम बार्ड डेट, क्या आपको पता है एक लिमिटेशन लॉ होता है? क्या होता है? लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ का मतलब क्या है, अब आपको मैं बताता हूं, सुनो। ए को बी को 30,000 रुपए देने थे। कितने देने थे बोलो? 30,000 रुपए देने थे। लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलता है कि बी को ये तकादा 3 साल के अंदर अंदर करना है। कितने अंदर? 3 साल के अंदर। मतलब 3 साल तक अगर बी भूल गया कि ए से 30,000 लेने हैं, है ना, बी ये बात भूल गया, तो 3 साल के बाद बी 1 को रुपया क्लेम नहीं कर सकता। सर तो इसमें कंसिडरेशन का क्या चक्कर आया? पर अब सुनो, 3 साल खत्म हो गया तो दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब अब कोई लीगल कंपल्शन नहीं है पे करने का। क्यों? क्योंकि 3 साल का पीरियड खत्म हो चुका है। सो देर इज नो लिमिटेशन नाउ। बट अब वेट, बट अब वेट, वेट वेट वेट। ए बहुत अच्छा इंसान है। 3 साल बाद ए आता है और बोलता है हम चल तेरे को 30,000 देंगे। तो अब 3 साल बाद कोई और कंसिडरेशन का दरकार है क्या कि भाई ऐसे 30,000 मिला है तो कोई और कंसिडरेशन 3 साल बाद देना पड़ेगा? नहीं देना होगा, क्योंकि कोई टाइम बाद डेट था जो तब नहीं मिला था, वो इंसान अच्छा है अभी आके दिया। हाँ, एजेंसी, एजेंसी में कोई कंसिडरेशन का नहीं होना भी चलेगा। मतलब इंप्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, एक इंप्लॉयर एम्प्लॉय को हायर किया, वो लोग के बीच में क्या चीज का रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एजेंट का। अगर इंप्लॉयर एम्प्लॉय को 1 रुपया भी सैलरी नहीं देता है ना, तो भी वो वैलिड है। एजेंसी में कंसिडरेशन होना नहीं होने से भी चलेगा, क्योंकि वो इंप्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 रुपया भी नहीं दिया चलेगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, ये तो मैं समझा ही दिया ना, गिफ्ट डीड। बेलमेंट है ना? हाँ सर। बेलमेंट का मतलब सिंपल में बात बताएं, तुम किसी को कोई सामान देते हो फॉर अ पर्पस, तुम किसी को कोई सामान देते हो फॉर अ पर्पस, वो है बेलमेंट। इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ध्यान से सुनना। एक का एक गोडाउन है, एक का एक गोडाउन है। बी ने इस गोडाउन में, ए के गोडाउन में कुछ सामान रखवाया। तो ए ने क्या किया भैया, बदले में गोडाउन की चाबी दे दी बी को कि ले भाई। बी, याद रखिएगा, गोडाउन का ओनर नहीं बना, वो सामान का ही ओनर है। और जैसे ही बी ने सामान को गोडाउन से निकाला, उसको ए को चाबी वापस करना पड़ेगा। बेलमेंट। आप अपने दोस्त को कोई सामान, गुड्स दियो, किताब दियो पढ़ने, हैरी पॉटर का किताब नया खरीदो आप, अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए दियो, बेलमेंट है। तो ये नहीं होगा कि आपका दोस्त भी आपको बदले में कुछ दे। ओनली थिंग इज कि उसको आपको बुक रिटर्न करना पड़ेगा एट अ लेटर डेट। ये है बिलमेंट। तो ये विदा कोई कंसिडरेशन था क्या यहाँ पे? आपने जब दोस्त का नोट्स मिस हो गया, आपने कहा ले भाई मेरे कॉपी से नोट्स लिख ले घर पे, फिर लाके दे देना, तो आपके दोस्त को बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा? नहीं, खाली बाद में आपका कॉपी लौटा दे। दोस्तों, ये था कंसिडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज डी। क्या सभी को क्लियर है? कम ऑन, ऑनलाइन ऑफलाइन, यस और नो, सभी को क्लियर है, यस और नो? यस सर। सो ये टॉपिक और ये क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। दैट्स इट। गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।